और चलिए अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। वेल्लोर में, वो बंबई में और वहां चीजों पे जो नहीं जाना पड़े, यहाँ जो है बेहतर तरीके से उसमें काम हो, यहाँ जो इसमें चीजें से करने की जरूरत है, इस बात को लेकर के इसमें करने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय की, अभी लगातार आप अखबारों में देख रहे हैं, रोज देखते हैं, और एक बात होती है कि जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, आए दिन होता है कि भाई मेडिकल प्रोटेक्शन बनना चाहिए, इन सब चीजों से बिल बनना चाहिए। लेकिन मैं उसके बाद दो बात कहना चाह रहा हूँ कि आज कोई मेडिकल और पैसा कोई एक डॉक्टर का मसला नहीं हो गया, एक संस्थान हो गया, एक संस्थान हो गया, एक कारपोरेट कंपनी हो गई है। और जहां व्यक्ति के हित और संस्थान के हित टकराएंगे तो वहां सरकार को हमेशा व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होना होगा, कमजोर के पक्ष में खड़ा होना होगा। उसके लिए नीति बनाने की जरूरत है, उसके लिए बेहतरी बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं ये कतई ये नहीं कह रहा हूं कि बने डॉक्टर कोई डॉक्टरों के साथ बाकी चीजों से, लेकिन है क्या, पूरे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बन के जा रहे हैं, लोग निजी अस्पतालों में जा रहे हैं और लोगों का बिल बढ़ता जा रहा है। लोगों को 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया खास करके एक्सीडेंटल मामलों में जो है वो दे देने के बाद बेच जाते हैं, मरीज बेचते नहीं और फिर उसके बाद जो जगह जमीन बेच कर देते हैं वो लाश नहीं आते हैं। हम कह रहे हैं इसके लिए मरीजों के हित में भी एक मुकम्मल नीति बनाने की जरूरत है कि सरकार जब आप पैसा देते हैं, अभी आप जब बिल बनाएंगे तो मुझे लग रहा है उसके साथ ही जुड़ा हुआ करें कि भाई वो CGHS रेट होना चाहिए। ये कौन हॉस्पिटल कितना बिल देता है वो नहीं, हम पैसा वही देंगे, हर रोग का हर चीजों का एक CGHS रेट तय है, हम उसी पैसा उन हॉस्पिटलों के देना चाहिए। बिल्कुल सही है। हम कह रहे हैं ऐसा ही राज्य में ये नीति बनानी चाहिए। जितनी भी हॉस्पिटल हैं, आप शिक्षा के लिए बना सकते हैं, आप BEd के लिए फिक्स कर सकते हैं, बाकी चीजों के लिए फिक्स कर सकते हैं, तो हॉस्पिटलों के लिए भी निजी में ये रोग है, हर एक का श्रेणी है, इस रोग का इतना ही पैसा आप चार्ज कर सकते हैं, बेड का आप इतना ही चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। एक बाकायदा मुकम्मल नीति जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी जैसे शिक्षा और चीजों में कर रही है वो होना चाहिए और उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। और बाकायदा किसी भी मरीज को खास करके कोई एक्सीडेंटल डेथों को बाकी छोड़ दे तो बाकी चीजों को लेकर के वो पहले से उसको चार्ट मिले, व्यवस्था मिले, ताकि वो एक कमेटी बने, उसके खिलाफ कोई चीजें हो तो ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध रहेगा मंत्री से कि इस दिशा में भी जो है नीति बनाने की, ताकि मनमानी वसूली ना हो। मनमानी ज्यादातर इस स्थितियों में होती है, ये स्थितियां अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, कोई अच्छी बात नहीं है लगातार तौर पर। लेकिन हो क्या रहा है, लगातार है मरीज मर गया है तब भी वेंटिलेटर में रखा गया है, इतने बिल बन रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, वो देने की स्थिति में नहीं हो रहा है और ये तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बेहतर है कि इस संदर्भ में जो अध्यक्ष महोदय वो राज्य सरकार नीति बनाए, राज्य सरकार जो है बेहतर करे और इन चीजों को लागू करवाए। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय की, फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि जो भवन और इन चीजों को लेकर के हॉस्पिटल है, आप एक तरफ डॉक्टरों को तो दे रहे हैं और उसके बावजूद भी डॉक्टर हम तो चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन जो स्थितियां है क्योंकि 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा करके जो आ रहे हैं चाइना से, रसिया से उसे कर देंगे, वो 25-30 हजार पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें सप्लाई और डिमांड वाली इतनी स्थिति है कि उसके बावजूद वो शहरों में रह करके बाकी जगहों पे हॉस्पिटल करना चाहेंगे। लेकिन ठीक विपरीत जहां दूसरी चीजें हैं, और स्वास्थ्य विभाग में अगर आप कहें जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी NM है, बाकी चीजें हैं, कंपाउंडर है, वहां नियुक्तियों का हाल देख लिए, वहां बुरा है, वहां आप पैसे नहीं देना चाह रहे हैं, वहां आपकी परेशानियां नहीं हुई, वहां नियुक्तियां नहीं हुई, और ट्रेनिंग का भी अभाव। अभी गिरिडीह जिले में संभवतः 90 या 95 NM के लिए वहां के गिरिडीह जिले के DC ने विज्ञापन निकाला, वो बता रहे थे कि जितने विज्ञापन में पद थे उससे भी 4 या 5 आए, कम आए अध्यक्ष महोदय। तो मैं कह रहा हूं इससे स्थितियों को समझा जा सकता है कि जैसे हम डॉक्टरों के लिए हैं, जो बाकी अनुसेवक हैं, बाकी जगहों पे NM है, उनके लिए भी नियुक्तियां, उनका वेतनमान वो सारे अनुबंध पर है, वो ठेकों में है। और उसमें कई एक शुरुआत सरकार ने किया है, वो तो कर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिन कंपनियों को दिया गया है, NGO को चलाने के लिए दिया गया है, वो क्या हो रहा है, बाकी चीजें कर रहे हैं, लेकिन 6-6 महीना से 8-8 महीना से कर्मचारियों का वेतन भुगतान है, अब वो हड़ताल पे चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में मैं एक अंतिम बात सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इससे हालात का भी नजारा दे सकते। मैं गिरिडीह जिले का उदाहरण दे दूंगा कि औरा PSC, बनपुरा PSC, अटका PSC बन करके तैयार है। आपका जो है बिरनी में जो है भरकट्टा, आपका जो है बरमसिया, ये PSC है, एक भी कोई डॉक्टर नहीं है।
सरिया अनुमंडल मुख्यालय है अध्यक्ष महोदय बगोदर सरिया, लेकिन पीएचसी अनुमंडल अस्पताल की बात तो छोड़ दिए, पीएचसी सीएचसी की बात कर दीजिए, जो पीएचसी में भी जितने डॉक्टर हैं वह भी उपस्थित नहीं है। बिरनी जो पीएचसी है मात्र एक डॉक्टर है, और जिनके बारे में वहां की सुर्खियां अखबारों में छपती रहती है कि वो ड्यूटी में भी जो है वो शराब पिए रहते हैं। और जब मरीज रात को जाते हैं एक्सीडेंट करने में, तो जाहिर सी बात है उस स्थितियों में मरीजों के साथ झगड़ा, केस और मुकदमा होना, और न्यूज यही बनती है कि भाई डॉक्टर के साथ बदतमीजी की तो भाई मुकदमा किया, लेकिन वो पी करके शराब पी करके ड्यूटी में रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा स्वास्थ्य विभाग से कि खास करके एक्सीडेंटल डेथों पे हमको दोबारा फिर कहना नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो इसमें मुकम्मल नीति बनाए, और इन जगहों पे खास करके मैं चाहूंगा कि तत्काल कम से कम जितने भी एनएच हाईवे में जितने भी सीएचसी हैं, उन जगहों पे कम से कम जो हर एक विकास में एक ब्लड बैंक, और हर जगह कम से कम हड्डी के तो डॉक्टर हों हाईवे में, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट में होती है हड्डियां टूटना, पैर टूटना और छोटी छोटी चीजों के लिए ऑपरेशन करना। तो जो कम से कम व्यस्तम हाईवे हैं उन जगहों पे सीएचसी में बगोदर समेत हो, ब्लड बैंक की सुविधा हो, वो कम से कम हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, इस बात की व्यवस्था करें। और जो मैंने जगह बताया वो सारे बिल्डिंग बंद है, बजाय 50 लाख आप खर्च कर चुके हैं चौकीदारी में, वो खत्म हो। दूसरी बात और अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा सिर्फ खाद्य आपूर्ति के बारे में अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैं बस समाप्त कर रहा हूं खाद्य आपूर्ति में, वन विभाग में तो मैं रखूंगा ही नहीं, कि सरकार ने खुद कहा है महोदय कि भूख से मृत्यु के विवाद के समाधान के लिए पैमाना निर्धारित किया गया है ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। ये पैमाना क्या है वो मंत्री महोदय बता दें तो आज पूरे सदन के माध्यम से पूरा राज्य भी जान ले। कह रहे राज्य के अंतर्गत कोई भूख से मृत्यु नहीं हो, इसके लिए हमने खुदान को 10,000, 20,000, 5 लाख राशि, इतना ग्राम, इतनी तरह तरह की सुविधाएं की गई है, सारी चीजें की गई है। लेकिन आंकड़े यही बता रहे अध्यक्ष महोदय कि पिछले 2016 से लेकर के अध्यक्ष महोदय दिसंबर 2016 से लेकर के अब तक 23 तो पिछले थे, एक अभी हो गए भूखल घासी की, 24 लोगों की जो है मौत हो गई है अध्यक्ष महोदय। और ये 24 मौत में चाहे सरकार की, मैं भी छोड़ दे रहा हूं इस बात को, क्या है खाना है उनके पेट में, वो तो पोस्टमार्टम करना नहीं। और संतोषी की मौत पे सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था अध्यक्ष महोदय, और उसमें यही था कि भाई वो करके ये तय करेगी पोस्टमार्टम हो, लेकिन पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया जाता। और कहा जाता है इसमें भी, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे अभी बताएंगे, उसके पोस्टमार्टम हुआ, सबको सूचना हो गई, लेकिन हुआ कि लाश कैसे जल जाए, इस बात की ये चीजें हुई कि पोस्टमार्टम हो। बाकी चीजों मुझे लग रहा है कि संतोषी के मौत पे जो कमेटी बनी थी, जो रिपोर्टें आई है, वो रिपोर्ट तो कम से कम सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। मैं जिस बात को कह रहा हूं कि ये 2300 मौत हो, गिरिडीह हो, झरिया हो, मोहनपुर हो, देवघर हो, माननीय सदस्य, चाहे हो, उसमें एक बात जो है तीनों रिपोर्ट में साफ है अध्यक्ष महोदय कि या उनके किसी के घरों में अनाज नहीं पाया गया, उनके घर में, पेट की तो बात छोड़ दीजिए, हम घरों में कोई अनाज का दाना नहीं था। उनके घरों में जो है कोई या तो राशन कार्ड नहीं था किसी के पास, या अगर राशन कार्ड था तो 3 महीने से आधार कार्ड से या बाकी चीजों से कोई राशन नहीं मिला हुआ था अध्यक्ष महोदय। बाकी चीजों को लेकर के पूरे राशन कार्ड में है कि आधार, माननीय सदस्य, माननीय अंदर टावर नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय, आपने इतना आधुनिक बनाया। अब समझिए गांव के सुदूरवर्ती गांव है, आधार कार्ड से टैग नहीं होता है, लोगों को इस बहाने राशन नहीं मिलता है, बाकी चीजें नहीं मिलता है। सरकार तो इनकार करती रही और 24वीं मौत के रूप में भूखल घासी की मौत हुई। सरकार कह रही है गंभीर है, सरकार एक बड़ा सवाल है हमारे सरकार, माननीय सदस्य, सारी चीजें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विनोद जी अपना बात समाप्त करें। समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ भूखल घासी के मौत बता रहा हूं कि उसने, अगर ये कह रहे हैं अगर वो सचमुच सेवा गारंटी कानून के प्रति उत्तरदायी है, ये सचमुच भूख के मौतों के लिए जिम्मेवार के मतलब है, तो भूखल घासी के मौत पे जो तथ्य आए हैं कि जुलाई में ही उसने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन 8 महीने के बावजूद राशन कार्ड नहीं बने। अगर सेवा गारंटी कानून के ही नियमों की हम बात कर ले, अगर आप कह रहे हैं कि भूख से जिम्मेवार लोगों पे गाड़ी होगी, तो अभी तक माननीय सदस्य, जो है वहाँ के बीएसओ माननीय सदस्य, उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई तक नहीं किया अध्यक्ष महोदय, उनको निलंबित करने तक का काम नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है ये सरकार
को कम से कम जो भूख से मौतें हुई है नीतियों में, और ये सिर्फ ये जवाब है, देखो अभी भी मैं जवाब दे रहा हूं, देख रहा हूं कि भाई 99% लोगों को दिया गया है, बाकी चीजों बात उसकी नहीं है, आपने गलत लोगों को दे भी दिया होगा अध्यक्ष महोदय, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन राज्य की जिम्मेवारी है कि एक भी अगर व्यक्ति को अगर नहीं मिलता है तो उसकी सरकार की जिम्मेवारी है, अधिकारियों की जिम्मेवारी है, वो कार्रवाई करे। हम आज मंत्री महोदय से चाहेंगे कि इसके जवाब देने के क्रम में उस परिवार को तो मुआवजा मिले ही, जो राशन कार्ड आवेदन देने के बावजूद वैसे परिवार को नहीं बनाया उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई सदन है, ताकि राज्य के जनता से जाए कि भूख से मौतों पे सरकार चिंतित है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ बात समाप्त करता हूं। वन विभाग में बातें फिर कभी होगी, सिर्फ एक अनुरोध रहेगा वन विभाग से कि बगोदर सरिया पूरा एकदम वन विभाग का क्षेत्र है, एक लगातार लंबे समय से मांग है, प्रपोजल भी हुआ था, एक पार्क का वहां प्रस्ताव गया हुआ था। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुदीप्त कुमार सोनू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा विनम्र होकर आसन से और सदन से इस बात की क्षमा याचना करता हूं कि प्रथम पाली में भावावेश में मैंने संसदीय परंपराओं के अनुपालन में कुछ कोताही बरती। धन्यवाद। मान्यवर, मैं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के खिलाफ सदन में अपनी बात को रखने के लिए आज खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझको यह समझ में नहीं आता है कि इस अमीर राज्य के गरीबों के लिए सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाना चाहती हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती प्रस्ताव देकर विपक्ष के लोग क्या साबित करना चाहते हैं। स्थिति तो यही है मान्यवर कि सीपीआर की रिपोर्ट में फरवरी 2019 में झारखंड में एक भी एचएससी, एक भी पीएचसी, एक भी सीएचसी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की न्यूनतम अर्हता पूरा नहीं करता है। स्थिति तो पिछले 5 वर्षों के दरमियान यही रही मान्यवर कि अगर 8000 एचएससी चाहिए थे तो आपके प्रदेश, हमारे प्रदेश में 5500 हैं, 1280 पीएचसी चाहिए था तो 650 हैं, 320 चाहिए तो 260 हैं। और सबसे मजे की बात है कि विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके यह दर्शाना चाहता है कि कहीं ना कहीं झारखंड के माननीय सदस्य विनोद सिंह जी को विपक्ष में काउंट किया जाए अध्यक्ष महोदय, उनको सत्ता पक्ष में काउंट नहीं किया जाए, यही आग्रह है सदस्य अध्यक्ष। चलिए सोनू जी। माननीय सदस्य भानु जी बड़े परेशान हैं अपने पक्ष में विनोद सिंह जी को ले जाने के लिए। मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन वो विनोद सिंह जी को निर्णय करने दें। हाँ, निर्णय करने दें। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसकी बर्बादी की दास्तान तो अध्यक्ष महोदय 15 मिनट या 20 मिनट में पूरी नहीं हो सकती है। यह परिस्थितियां बनी कि पिछले वित्तीय वर्ष में 4131 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया और उसको पुनरीक्षित करके 3636 करोड़ कर दिया गया। अनुमानित व्यय जो हुआ वो 3200 का था। पुनरीक्षण में ये 500 करोड़ की जो कटौती की गई, अब ये कटौती अगर हाथी को उड़ाने के लिए चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ के खेल में हाथी उड़ाने के लिए होगी तो हो सकता है। तो यही मैं कहना चाहता था कि बजट में संरचना निर्माण के लिए आवंटित राशि का मात्र 25 से 30% खर्च किया गया, और जो भवन बने वो भवन भी इस तरीके से बने कि उनके लिए पदों का सृजन नहीं हुआ। मैं जिस गिरिडीह जिले से आता हूं मान्यवर, उस गिरिडीह जिले में 17 पीएचसीज बनकर पड़ी हैं जिनके लिए पद सृजित नहीं है। एएनएम के माध्यम से उनका संचालन कराने का प्रयास हो रहा है कि सरकार की, जनता की गाढ़ी कमाई की अगर कोई राशि वहां लगी है तो वैसी स्थिति में कम से कम उसका उपयोग जनता के लिए हो सके। वर्ल्ड विजन और आईएमएफआर की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से चाइल्ड वेलबींग के मामले में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर गया। ये इनकी कारगुजारियां हैं अध्यक्ष महोदय। कुपोषित बच्चे संस्थागत प्रसव के मामले में भी राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। 108 एम्बुलेंस का बहुत शोर मचा
कि 108 एम्बुलेंस आ गई और ये 108 एम्बुलेंस के आ जाने के बाद झारखंड के मरीजों को नियत समय के अंदर में, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को नियत समय के अंदर में आधुनिकतम एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। आज परिस्थितियां यह है कि जो नीतिगत निर्णय किए गए, उन नीतिगत निर्णयों के चलते स्थिति यह है कि सबसे पहले तो कोई समय निर्धारित नहीं है कि 108 को फोन करने के बाद वो कितने समय में पहुंचेगी। अखबारों में जब बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी मान्यवर, तो यह कहा गया था कि शहरी क्षेत्र में फोन करने के बाद 25 मिनट के अंदर में एम्बुलेंस आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 40 मिनट की समय सीमा का निर्धारण किया गया था। मैं मान्यवर ये आपको सूचित करना चाहता हूं कि पूरे राज्य में ये 108 नंबर की एम्बुलेंस की निश्चित समय अवधि में आने वाली व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त है और कहीं भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही है। एम्बुलेंस को भी डॉक्टर के विवेक के अधीन नहीं रखा गया है। सही कहा उन्होंने, डुमरी में अगर दुर्घटना होगी तो एम्बुलेंस सदर अस्पताल लेकर जाएगी। डुमरी की दुर्घटना का मरीज अगर इतना गंभीर है कि उसको रिम्स ले जाया जाना चाहिए तो कोई व्यवस्था नहीं है मान्यवर। स्थिति यह है कि उसके लिए अलग से डीजल का भुगतान करना होता है मरीज के परिजनों को, तब जाकर वो एम्बुलेंस रिम्स या रांची ले जाकर छोड़ती है। लंबा चौड़ा कहानी और लंबा चौड़ा आयुष्मान योजना का मसला बनता रहा मान्यवर। 2018 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आकर झारखंड की धरती से घोषणा की तो हम लोगों को भी लगा कि भाई झारखंड में कुछ खास तो है कि माननीय प्रधानमंत्री भी आते हैं तो रांची से घोषणा करके जाते हैं। मान्यवर एक छोटी सी कहानी थी। एक भेड़ों का रेवड़ था, चरवाहे ने एक दिन बैठक बुलाई, आपात बैठक। भेड़ों के सामने घोषणा हुई कि चिंता मत करो, आने वाले ठंड में तुम सब लोगों को कंबल मिलेगा। आधी से ज्यादा भेड़ों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने पूछा कि अरे चरवाहे से पूछो तो ऊन कहां से आएगा कंबल बनाने के लिए। तो मान्यवर वही परिस्थिति इस फर्जी आयुष्मान योजना में इन लोगों ने झारखंड के ऊपर थोपा या देश के ऊपर थोपा। मैं इसके छोटे आंकड़े आपको बताता हूं मान्यवर। प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रीमियम की राशि 900 रुपए। राज्य में कुल परिवार 60,41,931। पूर्ववर्ती सरकार का दावा कुल बीमीकृत परिवार 57,15,501। कुल संबंधित अस्पताल 692। मान्यवर ये योजना वर्ष 2018 के अगस्त से लागू है। वार्षिक बीमा प्रीमियम की देय राशि 515 करोड़ रुपए। अब इस बात का भी हिसाब लगा लें मान्यवर कि 2015 से लेकर 2020 के जिस मार्च में हम लोग बैठे हैं, अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं इसको 2 साल पूरा होने में। अब तक लाभ पहुंचे कुल लाभुकों की संख्या है 4,51,000। अब तक लाभुकों को दी गई राशि जो हॉस्पिटल के माध्यम से है मान्यवर, वो 444 करोड़ है। अब ये हिसाब का विषय है मान्यवर कि लगभग 2 वर्षों में बीमा की जो राशि दी गई सरकार के तरफ से जनता की गाड़ी कमाई से, और अस्पताल में जो लाभुकों को इलाज के व्यय में खर्च किया गया, ये 444 करोड़ है। और इसके बीच का जो गैप है, यह गैप कहां गया, ये भी निश्चित रूप से खोज का और जानकारी का विषय है। तो मान्यवर ये बीमा की योजनाएं जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये बीमा की योजनाएं जनता के स्वास्थ्य के नाम पर कारपोरेट घराने को, पूंजीपतियों को, बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। फसल बीमा के मामले भी इसी से मिलते जुलते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यह स्पष्ट बताती है कि फसल बीमा का जो पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया था, उसमें मात्र 5% पैसे का भुगतान रिलायंस इंडस्ट्री ने संबंधित जिलों के किसानों को किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बनी है पिछले 5 वर्षों में, तो कहीं ना कहीं स्थिति यह है कि हम लोगों को तो लगता है कि हम लोग शायद जीरो से स्टार्ट करने की स्थिति में, शून्य से। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे युवा मुख्यमंत्री जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को। ये आयुष्मान बीमा के तहत जो छूटे हुए लोग थे उनको भी जोड़ने के लिए 72,000 की आय सीमा खत्म कर इसका लाभ 8 लाख तक की आय वाले लोगों को देने का प्रयास किया गया। ये समावेशी निर्णय कहीं न कहीं
हमारे तमाम झारखंड की जनता के हित में है और राज्य की आज 92% 92% जनता इसके घेरे में है। चिकित्सकों को कमी को दूर करने के लिए जो नीतियां बनी कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक है उनको 40,000 का अधिक दिया जाएगा भुगतान और सामान्य चिकित्सकों को 25,000 का भुगतान दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के गैप में उनको कुछ रुपया पूरा करके उनको कुछ फायदा देके अपनी जनता को चिकित्सा सुविधा दिलवाने के मसले हैं। मान्यवर, स्थिति तो यह है कि जो सदन में कोरोना के मुद्दे पर बड़े व्याकुल और बेचैन थे लोग कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव से लेकर तमाम चीजों का जिक्र और चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रतिपक्ष के मित्र इस बात के लिए कहीं परेशान नहीं हुए कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक झारखंड की भावना पहुंचे कि कोरोना जैसी आपदा और विपदा से निपटने के लिए केंद्र की सहायता कुछ झारखंड को मिल जाए तो झारखंडियों का कुछ भला हो जाए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं मान्यवर कि आपके तरफ से भी प्रस्ताव नहीं आया, आप बहुत परेशान थे कोरोना पर चर्चा के लिए, कार्यस्थगन के लिए। अगर आपके प्रस्तावों में गंभीरता होती, आपका झारखंडी जनता के प्रति स्नेह और प्रेम होता तो आप माननीय मंत्री के पास ये सूचना प्रेषित करते कि चूंकि यह राष्ट्रीय आपदा है, माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों की एक आपात बैठक दिल्ली में बुलाइए और दिल्ली में बैठाकर केंद्रीय सहायता के साथ उनको निर्देशित कीजिए कि अपने राज्यों में जाकर कोरोना से लड़ने के लिए अपने मसलों को चाक चौबंद दुरुस्त कैसे करेंगे। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कोरोना के प्रति और देश की जनता और झारखंड की जनता के प्रति जो खोखला आपका प्यार है वो इसी चीज में तो समझ में आता है। मान्यवर, कुछ चीजें और आंकड़े हैं मान्यवर जो मैं इनके समक्ष रख दूं। स्थिति यही है कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हजारों डॉक्टर होने थे, झारखंड 1000 लोगों पर एक गवर्नमेंट डॉक्टर की जरूरत थी, अभी हमारे पास 18,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। भारत के स्टैंडर्ड को तो हम लोग छोड़ दें मान्यवर, उन बातों में जाने का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो दिवास्वप्न है जो पिछली 5 वर्ष की सरकार ने नंगी आंखों से देखा और झारखंडियों को दिखाने का प्रयत्न किया। यह जुदा मसला है कि चुनाव में जनता ने उस बाइस्कोप को देखने से मना कर दिया। इसका प्रतिफल यह है कि आज उधर जाकर बैठे। मान्यवर, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संवेदनशील और सकारात्मक प्रतिपक्ष अगर इस मामले में बहुत गंभीर है तो अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए राष्ट्रीय व्यवस्था में केंद्र की सरकार के द्वारा इस खाली खजाने वाली सरकार जिसका श्वेत पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है, मुखर होकर बोले, बात करें और अपने आला नेताओं तक अपनी बात को पहुंचाएं। मैं अपने वक्तव्य के उत्तरार्ध में राष्ट्रकवि दिनकर जी की सिर्फ 2 पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा जो आप ही को समर्पित हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि चुप्पी तोड़िए और राज्य के हित के लिए खड़े होइए और मैं सरकार के इस बजटीय प्रावधान का पूर्ण समर्थन करते हुए कटौती का विरोध करता हूं। धन्यवाद श्रीमान। माननीय सदस्य बिरिंच नारायण जी। लाया है अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लाया है अध्यक्ष महोदय। हमारे जो माननीय सदस्य बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, वो विनोद सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे, बल्कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव आपका नाम तो मैंने पढ़ा, समार्थ नहीं आया अध्यक्ष महोदय, अलग बात है, क्योंकि वो तो बार बार वापस ले लेते हैं। नहीं, और हमारे जो सदस्य बोलेंगे वो हमारे कटौती प्रस्ताव। आपका भी नाम अंकित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रयास कर लीजिए। सदन के पटल पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत संजीदगी दिखाई है और जो पुस्तिका हमारे पास आई है उसमें जब देख रहा हूं गौर से, तो जितनी भी योजनाएं हैं महोदय, चाहे ग्रीन पास
परिसर में कैंसर 300 शैया वाले कैंसर की योजना हो, या फिर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की बात हो, या फिर नवजात शिशुओं के लिए जो किट देने बेबी केयर किट की बात हो, या सहिया बहनों के लिए सहिया किट की बात हो, या 104 हेल्पलाइन की बात हो, या मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, अथवा जो भी योजनाएं हैं, ये सारी की सारी योजनाएं पूर्व सरकार की है महोदय। और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से उनको बधाई देनी चाहिए इस बात के लिए कि पूर्व सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उनको उन्होंने स्वीकार किया महोदय। अभी मित्र सुदीव्य सोनू जी के भाषण को सुन रहा था, हालांकि वो अपनी बात कह के बाहर चले गए। अच्छा होता कि अगर आप कहते हैं तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए महोदय। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बन्ना गुप्ता जी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय की रफ्तार थोड़ी तेज है और उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मित्र घबराए हुए हैं। आप चिंता मत करिए, आप अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए। बादल जी भी कांग्रेसी कोटे से मंत्री हैं, तो कांग्रेसी कोटे से दोनों मंत्री अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ऐसा देख रहा हूं। तो आपको कंपटीशन आपस में ही है, लेकिन आपको घबराने की मंत्री की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहा हूं। जो भी अच्छा काम करेंगे बधाई दे रहा हूं मैं महोदय। हमें सिर्फ 5 साल पहले जाना पड़ेगा अगर झारखंड के स्वास्थ्य स्थिति की चिंता करनी है तो। 5 साल पहले 2015 में हम कहां थे? अस्पतालों की स्थिति क्या थी? मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या थी? राज्य में डॉक्टर्स की स्थिति क्या थी? चिकित्सा कर्मियों की स्थिति क्या थी? अस्पताल में दवाइयों की स्थिति क्या थी? महोदय बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन पिछले 5 साल में मैं पिछली सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि पिछली सरकार ने बहुत मेहनत करके इन सारे सिस्टम को सुधारने का काम किया महोदय। और जो सिस्टम को सुधारने का काम किया उससे आज स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं न कहीं अच्छी नजर आ रही महोदय। और स्वास्थ्य मंत्री तात्कालीन हमारे सदन में बैठे हैं, मौजूद हैं। जिस तरह से झारखंड को पिछले साल एक स्वास्थ्य सुधार के दृष्टिकोण से पूरे देश में पहले नंबर पर रखा गया, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय चंद्रवंशी जी को। महोदय डॉक्टर बढ़े तो कैसे बढ़े? 73 साल हो गए, राज्य अलग 73 साल हो गए आजाद हुए इस देश को, और राज्य बने लगभग महोदय 15-16 साल हुए थे, और सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, टाटा में, रांची में और जमशेदपुर में, रांची में और धनबाद में। अब 73 साल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज। अब अपेक्षा करते हैं कि गांव में डॉक्टर जाएं, तो डॉक्टर जाएं तो जाएं कैसे? डॉक्टर रहेंगे तभी तो जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत संजीदगी के साथ एक साथ 5 मेडिकल कॉलेज की सिर्फ घोषणा नहीं की, बल्कि 3 मेडिकल कॉलेज पर काम भी प्रारंभ हो गया, वहां इलाज भी होने लग गई और पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। साथ ही साथ देवघर में एम्स की स्थापना की गई महोदय, और एम्स में भी अभी सरकार ने इसमें डाला है कि एम्स में भी इस साल पढ़ाई शुरू होने जा रही है। मैं आपको बधाई देता हूं इसके लिए कि आप एम्स में भी पढ़ाई शुरू कराने जा रहे हैं महोदय। जो भी अच्छा काम होगा, हो रही है, जो भी अच्छा काम होगा, विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। प्रतिपक्ष के नाते हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप चिंता मत करिए महोदय। पहले सदर अस्पताल की स्थिति क्या होती थी? सदर अस्पताल में दवाइयां नहीं होती थी महोदय। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आज भी जो अस्पताल है वहां इस 3 महीने के कालखंड में दवाइयों की किल्लत हो गई है। जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, जो कुत्ता काटने के लिए वैक्सीन है, वो वैक्सीन मिल नहीं पा रहा है सदर अस्पताल में, जिला अस्पतालों में मिल नहीं पा रहा, उसकी उपलब्धता नगण्य हो गई है। आप इस पर चिंता करिए कि कैसे जल्दी से जल्दी एंटी रेबीज इंजेक्शन और जो आम दवाई जरूरत की दवाइयां हैं उसको हम वहां पे दिला सके। एक बात जहां ध्यान में आ रही, जो डरा रहा है महोदय, चर्चा आ रही है कि जो लैब सदर अस्पताल में SRL या मेडाल का जो लैब है वो सरकार बंद करने जा रही है। मुझे नहीं पता कि वो आप क्यों बंद करने जा रहे हैं, लेकिन अगर उससे अच्छी व्यवस्था आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब से सदर अस्पताल में, राज्य के जितने भी अस्पताल जहां पे ये लैब स्थापित हुआ था, जब से ये लैब स्थापित हुआ, आम लोगों को बड़ी सुविधा हो गई महोदय, और आम लोग आराम से जाकर कम पैसे में और बेहतर तरीके से अपना जांच करवा रहे महोदय। महोदय मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिस कोरोना विषय पर जिसकी चर्चा
पिछले दिनों सदन में हुई थी। मैं भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दरमियान सवाल किया था और सदन के वरिष्ठ नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कोरोना जैसे विषय पर मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, हालांकि बाद में सदन को आश्वस्त किया और जो जो तैयारियां हो रही हैं, हो सकती हैं सरकार के माध्यम से, उसकी चर्चा भी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी ने कोरोना के विषय को रखा था, वो एक ज्वलनशील विषय था महोदय, वो एक संवेदनशील विषय था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कह दिया कि इस पर राजनीति हो रही है, महोदय हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हर सकारात्मक कदम में सारा का सारा प्रतिपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इस अवसर पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी जो किट हम लोग को मिल रहा था, उस किट में हम लोग को एक ये मास्क मिला महोदय और ये जो मास्क है, ये कोई कोरोना वायरस से लड़ने वाला मास्क नहीं है, ये मामूली सर्जिकल मास्क है महोदय। और इस तरह का मास्क, ठीक है आपका एक प्रयास है, आप चाहते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन कम से कम इस तरह का मास्क देकर और सरकार को हल्का मत करिए, इतना ही मेरा आग्रह है। इससे कहीं ना कहीं यह महसूस सच है।